का केस 125 सीआरपीसी के तहत फाइल होता है, तो वो मेंटेनेंस के केस में अमूमन ये देखा जाता है कि अगर व्यक्ति नौकरी वाला है, नौकरी पेशे में है, तो मेंटेनेंस जब भी अलाउ होता है वो ज़्यादातर 10,000, 15,000, यहाँ तक 20,000, 30,000 भी अलाउ हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर मेंटेनेंस अलाउ हुआ तो उसे कम कैसे कराया जाए या फिर खारिज कैसे कराया जाए, या अगर नहीं अलाउ हुआ है, अभी मेंटेनेंस का केस फाइल ही हुआ है, तो अगर वह झूठा है तो उसे साबित कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई भी मेंटेनेंस केस है तो उसमें पहला काम ये होता है अपीयरेंस। आप उस केस में अपीयर कब हों, कब आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। एंट्रीम मेंटेनेंस अगर एक्सपायर्टी हो जाएगा तो झाम ताम पैसा सब कुछ, ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद होगा, ज़्यादा पैसा भी बर्बाद होगा, मुसीबत भी बड़ी हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एंट्रीम मेंटेनेंस जो भी है एक्सपायर्टी ना होने पाए। इसके लिए करना क्या है, किसी भी व्यक्ति को ये चाहिए कि केवल और केवल वकील के भरोसे ना रहे, आप सीधे कोर्ट में जाएं। 3 नोटिस रिसीव करने के बाद, ध्यान रखिए अगर 3 नोटिस तक आपके पहले, इसके पहले तो आपका मेंटेनेंस अलाउ होगा ही नहीं। जब कोर्ट 3 नोटिस भेज दे उसके बाद हो सकता है पेपर में भी गजट होगा, उसके बाद ही इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपायर्टी प्रोसीड करेगा कोर्ट। अगर 3 नोटिस मिल गई है, 3 नोटिस मिलने के बाद आप कोर्ट में अपीयर होंगे, तुरंत मीडिएशन में भेज दिया जाएगा। मीडिएशन होने के बाद तब फाइल जब कोर्ट में आएगी, रिपोर्ट आएगी, तब आपको समय भी दिया जाएगा जवाब लगाने का। ध्यान रखें, शुरू होती है कहानी यहां से। अगर आपने सही जवाब नहीं लगाया, यूं कहा जाए कि आप जो जवाब लगाते हैं अगर वो दमदारी से नहीं लगा पाते हैं या आप अपने सारे सबूतों को नहीं लगा पाते हैं, तो हो सकता है कि मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा, इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जवाब लगाते समय आपके फेवर के, आपके एविडेंसों के आधार पर जो भी माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उससे रिलेटेड जजमेंट वगैरह हैं, उसका केस में लिया जाना जरूरी है। दूसरी बात ये, आपके पास क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि आप कोई लोन भर रहे हैं, किसी चीज की किस्त भर रहे हैं, आपके माता पिता की तबीयत खराब है, आप खुद किसी बीमारी से प्रताड़ित है, बच्चे आपके पास हैं, घर आपने खरीद रखा है लोन पे, यानी कि कोई भी लाइबिलिटी अगर आपके पास है, जो भी खाते से पैसा कट रहा है उसको आपको दिखाना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के फर्जी पेमेंट लिखाई जाती है। अगर आप पेमेंट पा रहे हैं 50,000 तो लिखाई जाती है 80,000, 90,000, इस तरह से। अब अभी हम काउंटर केस की भी बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि मेंटेनेंस से कैसे बचें। ध्यान रखिए, कोई भी मेंटेनेंस केस है उसमें सबसे अहम कड़ी होती है WS, यानी कि जवाब दावा फाइल करना। सही जवाब दावा फाइल करेंगे, उसकी बातों को काट देंगे, उसकी बातों को गलत साबित कर देंगे, तो आप मेंटेनेंस केस से बच सकते हैं, आपके ऊपर मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फर्जी केस की। ध्यान रखें कि मैक्सिमम 98% 125 के मुकदमे फर्जी ही लिखाए जाते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं होता है पत्नी के पास। अब सवाल यह है तो बचे कैसे। जब भी मेंटेनेंस केस आप पे लागू हो जाए, जब भी मेंटेनेंस केस आप पे लगा दिया जाए, सीधे केस फर्जी है, झूठा है, जो लिखी बातें हैं वो गलत हैं, आप जान भी रहे ये गलत है, पेमेंट भी गलत लिखी गई है, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के सिर्फ अपना बचाव करेंगे, मुकदमा ही लड़ेंगे? आप भी उस पर काउंटर ब्लास्ट करिए, काउंटर केस करिए। कहने का मतलब यह है 125 के केस में आप सीधे 340 का आवेदन दें। 340 की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, पूरा मामला समझने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। ध्यान रखें, चाहे वो नौकरी वाला व्यक्ति हो चाहे गैर नौकरी वाला, अगर मुकदमा झूठा है तो आपको लड़ना चाहिए, तेजी से लड़ना चाहिए, अच्छे से लड़ना चाहिए, गवाहों सबूतों के साथ लड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि 340 से फायदा क्या मिलेगा। 340, मानिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का हाल ही का एक जजमेंट है जिसमें साफ कह दिया गया कि अगर 340 की आवेदन दिया गया, 340 की पिटीशन फाइल की गई, एप्लीकेशन दिया गया, तो पहले 340 डिसाइड होगा, उसके बाद 125 डिसाइड होगा।
कहने का मतलब ये सबसे बड़ा फायदा कि आपको इंटरिम बांध देने की टेंशन खत्म, आप पे कोई तरह का इंटरिम नहीं लगेगा। दूसरी बात ये, पहले 340 डिसाइड होगा, 340 अगर डिसाइड हुआ, आपकी बात सही निकली, पत्नी की गलती निकली, तो भैया उसको जेल भी हो जाएगी। अब जब उसको जेल हो जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो 125 लड़ेगा कौन? तो कहने का मतलब ये कि मुकदमे में कब क्या करना चाहिए, कब इसका लाभ लेना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी बात होती है।